जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट है, तो साथियों उसके लिए आज की इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। और साथियों बिल्कुल इसी पैटर्न पर आधारित हिंदी व्याकरण के प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो साथियों आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची कौन से है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो इसमें से आपको बताना है ईश्वर का सही पर्यायवाची कौन सा है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है जगदीश और ईश। ये ईश्वर के पर्यायवाची है, ध्यान रखेंगे। विशंभर और विश्वरूप ये किसके पर्यायवाची है, तो ये भगवान विष्णु के पर्यायवाची है। चलिए दूसरा प्रश्न है, पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है। तो साथियों यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पाताल शब्द का विलोम क्या होता है, तो आकाश होता है, ध्यान रखेंगे। सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। साथियों यहाँ पर कोई में बताना है कौन सा सर्वनाम है। बिल्कुल इसी तरह के हिंदी व्याकरण के प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों ये जो कोई है इससे कोई भी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, द्रौपदी का चीर इसका क्या अर्थ है। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। द्रौपदी का चीर इसका अर्थ बताना है। तो नारी का अपमान करना ये सटीक आंसर नहीं है। शर्मनाक कार्य ये भी आंसर नहीं है। कभी समाप्त न होना ये इसका अर्थ है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत प्रयास किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है। तो बहुत प्रयास करना इसके लिए कौन सा उपयुक्त मुहावरा होगा। तो साथियों यहाँ पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब है एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, आँख का नीर यानी कि पानी ढल जाना इसका क्या अर्थ है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों आज के इस 30 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्नों के सही सही आंसर कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना है। तो आँख का नीर यानी कि पानी ढल जाना इसका अर्थ होता है निर्लज्ज हो जाना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, निर्लज्ज इस तरह से होगा, टाइपिंग एरर है, निर्लज्ज हो जाना। चलिए आगे देखिए, दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। और साथियों अगर आपको ये सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो देखिए, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या होता है, तो जो किसी शब्द के पीछे लगता है उसको प्रत्यय, और जो किसी शब्द के आगे लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो प्रत्यय में बताना है। तो देखिए बहुत बच्चे यहाँ पे नी आंसर बताएंगे जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे देखिए दर्शनीय शब्द में जो प्रत्यय होगा यहाँ पर ई हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एग्जामिनर जानबूझकर इस तरह के ऑप्शन सेट करते हैं जिससे बच्चे गलत कर दें। तो याद रखना है नी नहीं होगा, यहाँ पे ई प्रत्यय होगा। दिन में तारे नजर आना इसका क्या अर्थ है। तो प्यारे साथियों दिन में तारे नजर आना
इसका क्या अर्थ होता है? तो घबरा जाना। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें अगर कोई हार्ड वर्ड है तो उसके लिए ब्रैकेट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है, तो इसके लिए किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। आगे देखिए, वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वेदोक्त का सही संधि विच्छेद होगा वेद और प्लस उक्त, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये होता है वेदोक्त। आगे देखिए, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए जितेंद्र इस तरह से होगा, वहाँ पे टाइपिंग एरर है। जितेंद्रिय, इसमें बताना है कौन सा सही संधि विच्छेद होगा। तो याद रखिएगा जित प्लस इंद्रिय, ये होता है जितेंद्रिय, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखिए, लीलाधर जुगड़ी, यहाँ पे जुगड़ी होगा, द्वारा रचित कविता कौन सा है? ये हिंदी साहित्य के प्रश्न है और 1 से 2 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से भी आपके एग्जाम में आते हैं, बाकी 5 से 6 हिंदी व्याकरण से होता है। तो लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित कविता कौन सा है? तो याद रखिएगा मेरा ईश्वर, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। बादल राग, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। चलिए आगे देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है? चलिए बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो साथियों, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है लाल पान की बेगम। सूखी नदी का पुल रामधारी सिंह दिनकर की है। 2 बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, सभी को ध्यान रखें। आगे देखिए, एक कहानी यह भी, यह किसकी रचना है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। एक कहानी यह भी, यह किसकी रचना है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है यह मन्नू भंडारी की रचना है। ये सभी प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो याद रखिएगा गौरव का लाघव, ये उपयुक्त विलोम दिया गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ से 16 नंबर से चलेगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? देखिए ऐसे तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, याद रखेंगे। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है, यानी से जो चिन्ह है ये किस कारक का चिन्ह है? तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है करण। करण कारक का चिन्ह होता है से और द्वारा, ध्यान रखेंगे। जैसे वह कलम से लिखता है, तो देखिए से आ गया, तो इस वाक्य में क्या है? वह कलम से लिखता है में, तो लिखने का काम कलम से हो रहा है, तो कलम क्या है? यहाँ पे कलम में करण कारक है। आगे देखिए, जहाँ क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए हमने आपको बहुत बार बताया है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया में कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है वो होता है अकर्मक क्रिया। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, इसको बोलते हैं कंकाल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है कंकाल। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पार्वती का आपको बताना है पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा पर्यायवाची पार्वती का? तो सही जवाब है गौरी, याद रखिएगा। और क्या क्या होता है पार्वती का? उमा भी होता है, अपर्णा भी होता है, गिरिजा, ये सभी पार्वती के पर्यायवाची है, ध्यान रखें। प्रभा की बात करें तो इसका पर्यायवाची होता है दीप्ति, किरण, ज्योति, ये सभी। अंधेर करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, अंधेर करना मुहावरे का अर्थ है अन्याय करना। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें।
राम ने सांप को लाठी खाली स्थान मारा। तो बहुत ही सिंपल है, राम ने सांप को लाठी से मारा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है विस्तार किस तरह से लिखा जाता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन विस्तार, ये इस तरह से लिखा जाता है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध रूप में है? तो इसका सही जवाब है, देखिए पहले ऑप्शन में भारत में अनेक जाति है, ये गलत है। भारत में अनेकों जाति है, ये भी नहीं होगा। भारत में अनेक जातियाँ हैं, ये सबसे सटीक आंसर है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो साथियों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, ये 26 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए चतुराई, लड़ाई, उतराई ये सभी भाववाचक संज्ञा है, जबकि मिठाई ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसका भाववाचक बनेगा मिठास। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए आप सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कोई भी कर्म नहीं है। सुमित क्या है? कर्ता कारक है, और सोना क्या है? ये क्रिया है, इसमें कर्म कारक नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अकर्मक। कुलीन शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्न में से कौन सा रहेगा? ये जो कुलीन है इसके लिए सबसे सटीक वाक्य कौन सा होगा? तो कुलीन के लिए हो जाएगा एक शब्द जो अच्छे कुल में जन्मा हो। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा, जो अच्छे कुल में जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कुलीन, ध्यान रखेंगे। और छात्रावास में रहने वाला, इसको क्या कहा जाता है? तो अंतःवासी कहा जाता है। जो विदेश में रहता है उसे अप्रवासी कहा जाता है। उत्सुक का पर्यायवाची कौन सा है? ये आखिरी क्वेश्चन है। तो उत्सुक का पर्यायवाची हो जाएगा आतुर। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। हौसला का हो जाएगा उत्साह, साहस, हिम्मत, सभी को ध्यान रखें। जलसा का क्या हो जाएगा? इसका भी उत्सव, बैठक, संगोष्ठी ये सभी होता है, तो ध्यान रखेंगे। बाकी मेहनती का पर्यायवाची बहुत ही सिंपल है, कर्मठ, परिश्रमी, ये सभी मेहनती के पर्यायवाची है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हमने हिंदी ग्रामर से 30 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने प्रश्न इसमें से सही किए हैं।